कर रहे हैं। पिछले नवंबर या दिसंबर में वीडियो शूट हुआ था, है ना। जनवरी में तो एग्ज़ाम ही हो गया था। काफ़ी दिनों बाद जो है वो वीडियो शूट हो रहा है। ध्यान से समझना। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है कि किसी प्रेरक में संचित ऊर्जा। किसी प्रेरक में संचित ऊर्जा जो है वो टॉपिक का नाम है। हेडिंग दे देते हैं पहले। हेडिंग है किसी प्रेरक में संचित ऊर्जा। यही है ना, किसी प्रेरक में संचित ऊर्जा। किसी भी प्रेरक में या किसी भी कारक में जो संचित ऊर्जा का मान होता है, वो संचित ऊर्जा का मान उस प्रेरक में, उस प्रेरक के कारण प्रवाहित होने वाली धारा को बनाए रखने में किए गए कार्य के परिमाण के बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर यह एक प्रेरक कुंडली है और इस प्रेरकीय कुंडली को एक बैटरी और एक कुंजी की सहायता से एक परिपथ में जोड़ा गया है, तो जब कभी भी अगर कुंजी ऑन होता है, कुंजी का मतलब क्या होता है? स्विच। कुंजी का मतलब क्या होता है? स्विच। तो जब कभी भी स्विच ऑन होता है, यानी कुंजी जब ऑन होती है, कुंजी जब बंद होती है, तो इस स्थिति में यहाँ पर विद्युत धारा का क्या होने लगता है? प्रवाह होने लगता है। विद्युत धारा का प्रवाह जब होता है तो इस अवस्था में इस कुंडली के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न जो विभवांतर होता है, वो विभवांतर का मान क्या होता है? ई होता है। यदि मान लेते हैं कि प्रवाहित होने वाला जो धारा का परिमाण है वो आई है और उत्पन्न जो विद्युत वाहक बल है वो क्या है? ई है। विद्युत वाहक बल में प्रयुक्त जो शब्द बल है वो वास्तव में एक प्रकार का बल नहीं है, बल्कि वह एक विभव का परिमाण है। वो क्या है? विभव का परिमाण है। ये पहले भी बता चुके हैं। तो विद्युत वाहक बल जो ई है, तो इस स्थिति में अगर हम देखें प्रेरक के नियम से, यानी कि फैराडे के द्वितीय नियम से, तो हमें मिलता है ई बराबर, क्या मिलता है? हमें मिलता है ई बराबर माइनस डी फाई और बटा में डी टी। तो ई बराबर माइनस डी फाई बटा में डी टी। तो यहाँ माइनस ये इंगित करता है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन उस कारक का ही विरोध करता है जिसके कारण वह उत्पन्न हुआ है। यानी कि जो वैद्युत वाहक बल होता है ई, वह उस कारक का ही विरोध करता है जिसके कारण वह उत्पन्न हुआ है। तो वैद्युत वाहक बल ई उत्पन्न कैसे हुआ था? जब कुंडली के सापेक्ष चुंबक को क्या कराया जा रहा था? गति कराया जा रहा था। जितना चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन अधिक होगा, प्रवाहित होने वाली धारा अधिक होगी। जितना चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कम होगा, प्रवाहित होने वाली धारा उतनी ही कम होगी। ये भी बताया गया था। अब यहाँ हम देखते हैं कि ई बराबर जो है वो मान हमें मिलता है कितना? तो ई बराबर हमें मान मिलता है माइनस एल और डी आई बाई डी टी। ये भी तो एक मान मिला था। कल जो है वो हम पढ़ रहे थे श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन में कुंडलियों के हमने यूज किया था ई बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये किसका मान है? ये किसका मान है? स्वप्रेरकत्व का है या अन्योन्य प्रेरकत्व का है? स्वप्रेरकत्व का मान है। तो हम यहाँ पर भी यही यूज करेंगे, क्योंकि इसी कुंडली के कारण उत्पन्न जो है वो विद्युत वाहक बल है और इसी का परिमाण ज्ञात करना है। तो ई बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर हम लिखते हैं कि माना कि एक कुंडली एल किस में जोड़ी गई है? तो बैटरी और कुंजी के साथ एक परिपथ से जोड़ी गई है। जो भी चित्र में है वो हम व्याख्यात्मक रूप से लिखेंगे माना कि एक कुंडली एल एक बैटरी और एक कुंजी की सहायता से कहाँ जोड़ी गई है? परिपथ में ना, परिपथ में जोड़ी गई है, परिपथ में जोड़ी गई है। तथा जब बैटरी से परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है, तब कुंडली के सिरों पर उत्पन्न वैद्युत वाहक बल
और वैद्युतवाहक बल किसके बराबर होता है? विभव के ना। तो उत्पन्न वैद्युतवाहक बल क्या है? ई है। अब जितना फिगर में है डिस्क्रिप्शन उतना नोट कर लिए कि नहीं कर लिए? यदि धारा प्रवाहित आई हो रही हो और कुंडलियों के सिरों पर उत्पन्न वैद्युतवाहक बल ई हो, तो इस स्थिति में अब अगर मान निकालेंगे ई का, तो ई का मान आएगा ई बराबर -L/dI/dt। तो लिखेंगे कि यदि परिपथ में I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तथा L प्रेरकीय कुंडली के सिरों पर उत्पन्न वैद्युतवाहक बल कितना हो? ई ना। उत्पन्न वैद्युतवाहक बल ई हो तो क्या होगा? तो हो जाएगा ई बराबर -L/dI और बटे में कितना? dt। अब ई बराबर -L/dI/dt तो आ गया, लेकिन इस परिपथ में धारा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा ना। तो धारा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए क्या कार्य करना पड़ेगा? तो कार्य से याद आया, आप भी पढ़े हो कि V बराबर W/, क्या होता है? Q होता है। अनंत पर स्थित किसी परीक्षण आवेश को जब आवेश या आवेश की श्रृंखला के चारों ओर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में किसी एक निर्दिष्ट बिंदु तक स्थापित करने के लिए उसे लाया जाता है, तो उस निर्दिष्ट बिंदु तक अनंत से उस आवेश को लाने में किए गए कार्य का परिमाण क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। अब वैद्युत विभव के इस परिभाषा से हमें एक व्यंजक मिला था V बराबर W/Q। तो जो V बराबर W/Q है, अगर W का मान निकालेंगे तो W का मान क्या हो जाएगा? W का मान हो जाएगा VQ, होगा ना। तो अब सबसे पहले एक चीज़ ये बताइए कि धारा का प्रवाह जब इसमें होगा तो एकाएक अधिकतम होगा या पहले कम होगा तब अधिकतम होगा? तो इस स्थिति में जब अल्पांश मान निकालना होगा तो अवकलन करेंगे, और जब अधिकतम मान निकालना होगा तो क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले हम यही चीज़ जो है यहाँ पर नोट करेंगे कि सबसे पहले हमें क्या निकालना है? अल्पतम मान ना। तो लिखेंगे कि कुंडली या प्रेरक में, प्रेरकीय कुंडली में, ये भी कह सकते हैं प्रेरकीय कुंडली में या प्रेरकीय कुंडली से धारा का प्रवाह बनाए रखने के लिए किया गया अल्पतम कार्य, किया गया कौन सा कार्य? अल्पतम कार्य। क्योंकि यह किया गया अल्पतम कार्य dW। तो dW बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ देखते हैं V बराबर क्या होता है? W बटे में Q। तो W बराबर क्या हो जाएगा? VQ। होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत? तो W के जगह पर क्या हो गया? dW, और V के जगह पर क्या हो जाएगा? E, और ये Q है ना, तो ये Q है तो यहाँ क्या हो जाएगा? DQ। क्लियर है? अब हम यहाँ पर क्या ले लिए? DQ ले लिए। अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर ये जो माइनस आया है, ये माइनस क्या है? तो ये माइनस केवल इस बात को इंगित करता है, इस बात को प्रदर्शित करता है कि यह वैद्युतवाहक बल उस कारक का ही विरोध करता है जिसके कारण यह उत्पन्न हुआ है। तो जब गणना करना होगा, गणना मतलब जब कैलकुलेशन करना होगा, तो कैलकुलेशन करने के लिए हम इसे प्लस लेंगे, यानी E बराबर L/dI/dt लेंगे, माइनस नहीं लेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो हम यहाँ पर अब dW बराबर क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं dW बराबर E के जगह पर -L/dI/dt है, लेकिन हम क्या लिखेंगे? L/dI/dt। तो हम यहाँ पर लिखेंगे L/dI और बटे में क्या लिखेंगे? dt, और इनटू क्या है? dq। अब ध्यान देना, dW बराबर L है तो L ऐसे ही रखेंगे, di है तो di ऐसे ही रखेंगे, और यहाँ क्या आ गया? तो यहाँ आ गया dq और बटे में dt। अब बताओ, q बटे में t आ गया, तो q बटे में t को क्या कहते हैं? आवेशों के प्रवाह की दर ना। q/t को क्या कहेंगे? आवेशों के प्रवाह की दर। तो आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो अगर अल्पतम मान है dq/dt,
तो भी तो आई ही ना आएगा। तो जब आई आएगा तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे। तो हमें डी डब्ल्यू बराबर क्या मिल जाएगा, ध्यान देना, हमें मिल जाएगा डी डब्ल्यू बराबर, अब यहाँ क्या है, तो यहाँ है एल डी आई डी क्यू बाई डी टी। तो हम लिखेंगे एल डी आई और डी क्यू बाई डी टी के जगह पर आई, क्योंकि हमें ये पता है कि आई बराबर होता है क्यू बटे में टी। अब वो अलग बात है कि वो अवकलन के पद में है, तो अवकलन के पद में वह निम्नतम परिमाण को दिखा रहा है। निम्नतम परिमाण का मतलब होता है सबसे कम जो उसका मान होता है उसको दिखा रहा है। तो इस स्थिति में हम डी क्यू बाई डी टी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, आई लिख दिया। अब डी डब्ल्यू बराबर क्या आ गया, डी डब्ल्यू बराबर आ गया एल आई और डी आई। ये जो है वह किए गए कार्य का सबसे अल्पतम परिमाण है। तो क्या इस अल्पतम परिमाण से संपूर्ण किए गए कार्य के परिमाण का गणना ज्ञात कर सकते हैं, कर सकते हैं समाकलन करके, क्योंकि अवकलन जो होता है वो अल्पतम गणना करने के लिए होता है और जो समाकलन होता है वो क्या होता है, महत्तम, यानी पूरा आकलन करने के लिए, पूरा गणना करने के लिए समाकलन का उपयोग किया जाता है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर मान लिया जाए कि जो प्रवाहित होने वाली धारा है वह सबसे पहले जीरो है, क्या है, जीरो है। तो जब सबसे पहले प्रारंभिक स्थिति में प्रवाहित होने वाली धारा का मान जीरो है, तो जब उच्चतम धारा होगी तब क्या होगा, आई जीरो, क्या होगा, आई जीरो। एक चैप्टर है पढ़ाना है अभी, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा में जब धारा अपने शिखर मान पर पहुंचती है तो उसका मान आई जीरो से सूचित किया जाता है। तो अभी के लिए फ़िलहाल ये जान लेंगे कि यह जो है वो क्या है, तो उच्चतम धारा का मान है। अब यहाँ पर ध्यान देना, जब हम समाकलन करेंगे तब जाकर के हमें क्या मिलेगा, किए गए कार्य का संपूर्ण मान मिलेगा। और जब किए गए कार्य का संपूर्ण मान मिल जाएगा तो किया गया वही कार्य उस प्रेरकीय कुंडली में संचित हो जाएगा। तो जब संचित हो जाएगा तो वही ऊर्जा के रूप में उसमें क्या रहेगा, संचित रहेगा। और किया गया यह कार्य क्यों किया जाता है, ताकि उस कुंडली से होकर के धारा का प्रवाह निरंतर होता रहे। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डी डब्ल्यू बराबर है एल आई डी आई। तो लिखेंगे कि यदि, कहाँ, यहाँ पर डी आई स्क्वायर, समझ रहे हैं, डी आई इंटू आई का स्क्वायर, यही ना। तो एक चीज़ का जवाब दीजिए, अगर डी एक्स रहेगा, एक्स रहेगा तो डी एक्स स्क्वायर हो सकता है, बताइए। तो जब डी एक्स इंटू एक्स रहेगा तो एक्स स्क्वायर नहीं हो सकता है, तो डी आई इंटू आई रहेगा तो डी आई स्क्वायर कैसे हो जाएगा, नहीं होगा ना, क्योंकि ये अल्पतम परिमाण को दिखा रहा है और ये इसके सापेक्ष जो है वो अवकलन भी करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, और यही इसके सापेक्ष समाकलन भी करेगा। अवकलन कब करेगा, जब ऐसे रहेगा डी वाई और बटे में डी एक्स। एक्स जो है वो वाई के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, वाई के। तो वाई के जगह पर एक्स रखेंगे तो डी एक्स बाई डी एक्स का मान कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर किए गए कुल कार्य के परिमाण का मान ज्ञात करते हैं। लिखते हैं यदि प्रेरकीय कुंडली, यदि प्रेरकीय कुंडली से प्रवाहित होने वाली, यदि प्रेरकीय कुंडली से प्रवाहित होने वाली अधिकतम धारा आई जीरो हो तो कुंडली से धारा प्रवाह को बनाए रखने में किया गया कुल कार्य, बनाए रखने में किया गया कुल कार्य। तो अब बताइए, कुल कार्य अगर हमें चाहिए तो हम इस ऊपर वाले पद का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। और ये है एल आई और डी आई, कहाँ से कहाँ तक है, तो जीरो से आई जीरो। अब डी डब्ल्यू का समाकलन करेंगे तो डब्ल्यू आएगा ना। अब डी डब्ल्यू का समाकलन करेंगे, अल्पतम कार्य है, समाकलन कर देंगे तो डब्ल्यू आएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा, एल को कर देते हैं बाहर और ये हो गया आई और डी आई, कहाँ से कहाँ तक, तो जीरो से आई जीरो तक। अब डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो डब्ल्यू बराबर जो हमें मान मिलेगा वो एल तो बाहर हो गया और ये आई है, आई जीरो से कहाँ तक है, आई जीरो तक है। तो एल जब बाहर हो गया तो आई का जब हम समाकलन करेंगे तो घात में वृद्धि और उसी घात से, तो आई का घात एक है ना, तो जब आई का घात एक है तो एक में एक जोड़ेंगे कितना हो गया, दो।
और 2 से भाग दे देंगे या 2 ऊपर उसका क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। तो हो गया आई स्क्वायर और बटे में 2। कहाँ से कहाँ तक है, 0 से I0 तक है। तो हम लिखेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से I0 तक। तो W बराबर क्या होगा, L, और ये 2 को बाहर कर देते हैं, अचर पद है। यहाँ क्या आ गया, I स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक, 0 से I0। W बराबर क्या होगा, L बटे में 2। I स्क्वायर है तो I0 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर। तो W बराबर क्या आ गया, L बटे में 2 और इंटू I0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर तो अब खत्म ना हो गया, 0 का स्क्वायर मतलब 0। I0 स्क्वायर में से 0 घटाएंगे तो I0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, I0 का स्क्वायर लिख दिए। अब हम इसे सजा करके अगर लिखें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/2 LI0 स्क्वायर। किए गए कार्य का यही परिमाण जो है वह उस प्रेरकीय कुंडली में, जो उस परिपथ में एक बैटरी और एक कुंजी के साथ जुड़ी हुई थी, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, और यही उस प्रेरकीय कुंडली का संचित ऊर्जा कहलाएगा। यानी कि W बराबर 1/2 LI0 स्क्वायर ही प्रेरकीय कुंडली का संचित ऊर्जा का परिमाण व्यक्त करेगा। कोई दिक्कत हो तो बस एक बार कंपैरिजन कर देते हैं, क्लियर हो जाएगा। किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान 1/2 CV स्क्वायर होता है। आ गया कि नहीं आ गया, 1/2 LI0 का स्क्वायर। वहाँ क्या है, CV स्क्वायर, और यहाँ क्या है, LI0 का स्क्वायर। फॉर्मेट वही है कि नहीं है ना। सारी प्रक्रियाएं भी सेम टू सेम वही है जैसे हमने एक संधारित्र के लिए संचित ऊर्जा का मान ज्ञात किया था। तो संधारित्र के लिए जैसे संचित ऊर्जा का मान ज्ञात किया था, सेम टू सेम उसी पद का यहाँ अनुसरण किया, और किए गए कार्य का जो परिमाण मिला, यही कहेंगे कि उस कुंडली में मतलब प्रेरकीय कुंडली में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और बस इसे U से सूचित कर देंगे, लिखेंगे किए गए कार्य का यह परिमाण, किए गए कार्य का यह परिमाण, किए गए कार्य का यह परिमाण प्रेरकीय कुंडली में ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, तो लिखेंगे ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, संचित हो जाता है। अर्थात अब हम कह सकते हैं ना कि किसी प्रेरकीय कुंडली में संचित ऊर्जा U बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 LI0 स्क्वायर। क्लियर है, साबित हो गया, प्रूव्ड हो गया। यही जो है ये पूरा टॉपिक था। बाकी इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो, बोलिए कहाँ दिक्कत है, कहाँ पर, यहाँ पर समाकलन वाला, ठीक है। ये I है ना, और ये DI है। तो I का जब हम समाकलन करेंगे तो घात में वृद्धि और उसी घात से भाग होगा। सूत्र ये जानते हो ना समाकलन का, कि नहीं जानते हो। तो I है तो इसका घात कितना है, 1। तो 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे, घात में वृद्धि और उसी घात से भाग कर दिए, तो I का स्क्वायर बटे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब फिर 0 और I0 है तो वो मान रख करके हल कर दिए। W बराबर आ गया 1/2 LI0 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, ठीक है। तो आज के क्लास में फिजिक्स में यही है, इसे नोट किया जाए। इसके आगे देखेंगे अगले क्लास में। कोई दिक्कत, नोट किया जाए फिर।